फ्रेंड्स, वन ईयर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर के सीरीज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और देखते हैं इनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को प्रदान किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा उड़िया या ओडिसी, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है मगही, चौथा है मराठी। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मराठी। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मराठी के साथ साथ 4 अन्य भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, जिसमें मराठी के अलावा हमारे आते हैं प्राकृत, पाली, बंगाली या बंगला भाषा एवं फिर असमिया। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली कुल कितनी भाषाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 11। अब देखते हैं 11 कौन कौन सी हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो पहला हमारा ये 5 हो चुके हैं, मराठी, प्राकृत, पाली, बंगला और असमिया। तो नेक्स्ट है हमारा इसके अतिरिक्त छठा होगा हमारा तमिल, 7th होगा संस्कृत, 8 होगा हमारा कन्नड़ एंड मलयालम, 9th, 10th होगा हमारा तेलुगु एंड 11th होगा हमारा उड़िया या ओडिसी। इस तरह से कुल शास्त्रीय भाषाओं का की संख्या 11 हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा किस भाषा को प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिल, जिसको 2004 में प्रदान किया गया था। तब एक क्वेश्चन मन में उठ सकता है कि संस्कृति मंत्रालय को आपने सर पहले बताया कि ये शास्त्रीय भाषा प्रदान करती है, फिर आप बता रहे हो कि गृह मंत्रालय द्वारा इसका भाषा का प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो स्टार्टिंग में दरअसल बात है ये 2004 में संस्कृति मंत्रालय नहीं था, ये गृह मंत्रालय के अधीन ही इस भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा रहा था। इस समय उसमें पहला हमारा भाषा रहा है शास्त्रीय भाषा, तमिल को शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने का क्या मानदंड है। तो हम लोग को पहला इसका टॉपिक था मानदंड शास्त्रीय भाषा का। शास्त्रीय भाषा के मानदंड में क्या क्या हो सकता है, वो साहित्य अकादमी जो है उसके तहत भाषा विशेषज्ञ समिति जो आती है 2004 में गठित की गई थी, और इसी के संशोधन के अनुसार इस वर्ष 4 नए पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके तहत शास्त्रीय भाषा को डिफाइन किया गया है, और इसके तहत जितने भी भाषाएं आएंगी उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो देखते हैं पहला हमारा क्या है। पहला हमारा है, कोई भी भाषा है तो उसका प्रारंभिक ग्रंथ या अभिलेखित जो साक्ष्य होंगे, इतिहास होंगे, वो लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। दूसरा है, प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का एक संग्रह हो, जिसे बोलने वालों की एक अपनी विरासत होनी चाहिए, चाहे उनकी अपनी विरासत में पकड़ होनी चाहिए। तीसरी है हमारी ज्ञान ग्रंथ, विशेषकर गद्य ग्रंथों के अलावा जो हमारे काव्य ग्रंथ और अभिलेखीय साक्ष्य की एक मूल परंपरा होनी चाहिए। और शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। ये इस साल इसको अमेंडमेंट करके इसमें जोड़ा गया था, जो पहले नहीं था, पहले इसे अलग था, मतलब वो अपने मूल स्वरूप से अलग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के पैटर्न में इस बार जो हमारी भाषाएं 5 जोड़ी गई हैं शास्त्रीय भाषाओं में, उसमें से 3 खरी उतरती हैं, इसलिए इनको शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ दिया गया है। जैसे बंगाली और असमिया की बात करें तो पूर्वी भारत में बोली जाने वाली एक भाषा है मगधी, उसका ये रिलेटेड है, और मगध जो सम्राट था उस वहाँ से ये निकली हुई भाषाएं थी, और इनका विकृत रूप या कहें या एडवांस रूप बंगाली और असमिया है। वैसे ही मराठी की बात करें तो ये प्राकृत भाषा की से निकली हुई एक भाषा है, जो अपने मूल स्वरूप में भी वर्तमान में नहीं है। इस तरह से देखें तो शास्त्रीय भाषा का मानदंड का क्या क्या हमारे हैं, तो 4 पॉइंट्स आते हैं जो साहित्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय के अधीन
भाषा विशेषज्ञ समिति द्वारा जो 4 मानदंड दिए गए हैं उनके तहत खड़ी उतरनी चाहिए, वही हमारे शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल की जा सकती है। तो फट से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है। तो भाषा का प्रारंभिक ग्रंथ और इतिहास होनी चाहिए 1500 से 2000 वर्ष पुरानी, और प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए जिसके बोलने वाले की पारंपरिक विरासत होना चाहिए या उनकी विरासत की मान्यता होनी चाहिए। ज्ञान ग्रंथ विशेषकर गद्य ग्रंथों के अलावा जो काव्य ग्रंथ होते हैं और अभिलेखीय साक्ष्य जिनके होते हैं उनकी एक मूल परंपरा होनी चाहिए। फोर्थ हमारी शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य जो अपने वर्तमान भाषाओं के तौर पर देखें तो राजभाषाओं के साथ इनकी शास्त्रीय भाषाओं की तुलना करें तो किस तरह से किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों में देखें तो आर्टिकल 343 से 351 के बीच में जितनी भी हमारी राजभाषाएं हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है, जो भाग 17 के तहत आती है। इसमें ये बताया गया है कि संघ, राज्य, न्यायपालिका तथा अंतर सरकारी संचार के जितने भी आधिकारिक भाषा होंगे वो हमारे देवनागरी लिपि के हिंदी में होंगे, जो आर्टिकल 343(1) के तहत दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 343(2) जो संघ की भाषा के तौर पर दिया गया है, जिसको अगर सरकार चाहती है तो संसद में बिल लाकर उसको अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 15 वर्षों के लिए उसको बढ़ा सकती है। यानी अंग्रेजी भाषा जो स्टार्टिंग में हमारी शासकीय भाषा के लिए तौर पर प्रयोजन का प्रावधान पहली बार आर्टिकल 343(2) के तहत ही किया गया था। अगर फर्स्ट अमेंडमेंट देखें, इसका पहला संवैधानिक संशोधन का हुआ था राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत किया गया था, जो अंग्रेजी को नेक्स्ट 15 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था कि हमारी शासकीय भाषाओं में जो प्रयोजन में जो भाषाएं प्रयुक्त होगी वो हमारी मीडियम हमारी इंग्लिश होगी। जो अभी भी हम लोग देखते हैं कि इंटर स्टेट जितने भी और सेंटर स्टेट के बीच में जितने भी शासकीय प्रयोजन के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश मीडियम में ही लिखा होता है। ठीक है। अगर इसकी बात करें कि इसके साथ साथ और कौन से प्रावधान आते हैं तो भाषाओं के तौर पर देखें तो हम पाते हैं कि 8वीं अनुसूची में देश की लगभग 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, जिसमें पहली बार जो किया गया था उसमें केवल 14 भाषाएं थी 1950 में, और इसको फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट किया गया था 1967 में, जिसमें 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिंधी भाषा को इस भाषा के तौर पर इसको जोड़ा गया था। यानी 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को देखें तो 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद 2004 में बोडो, डोंगरी और मैथिली के साथ साथ संथाली को 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 8th अनुसूची में जोड़ा गया था। अगर 8वीं अनुसूची की बात किया जाए तो इसके किन आर्टिकल में हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है तो वह है आर्टिकल 344(1) एंड 351। अगर ये रहा अपना 8th शेड्यूल से रिलेटेड और राजभाषाओं से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड ये सारे प्रावधान है। और इसके बारे में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। और हम करंट से रिलेटेड हम लोग कल टॉपिक पढ़ेंगे डिलिमिटेशन के बारे में, यानी परिसीमन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि परिसीमन आयोग इस तरह आजकल स्टेट्स जो है हमारे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है जिसको नेक्स्ट 30 ईयर के लिए एक्सटेंड करने की बात करी है, जो हमारा 2026 में ये समाप्त हो रहे हैं। जो प्रावधान किए गए थे कि 1971 के बेसिस पर जो भी हमारा पॉपुलेशन है उस बेसिस पर जितने भी चुनाव के हमारे क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं वो उनमें चेंजेस लाए जाएंगे 2026 के बाद। तभी तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि इसको एक्सटेंड किया जाए और 30 ईयर के लिए किया जाए कि उनका